स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। चैप्टर हमारा है तीसरा, धातु एवं अधातु। चैप्टर का नाम ही है धातु एवं अधातु। धातु के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेंगे हम, अधातु के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेंगे हम, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट में हमने किया था तो उसने देखा था कि पदार्थ के तीन रूप होते हैं शुद्धता के आधार पर, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व दो भागों में बांटा जाता है, धातु एवं अधातु। तो हमने स्टार्टिंग इसका देख लिया, धातु और अधातु का सामान्यतः डिफिनीशन भी जान लिया था। धातु के बारे में हमने कहा था कि वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं उनको हम धातु कहते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। अब आज धातु के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, धातु का विस्तृत अध्ययन करेंगे डिफिनीशन के साथ, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण। ठीक उसी तरीके से अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने स्टार्ट कर दिया है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं धातु के भौतिक गुण। लगभग 8 गुण को हमने लिखा है। सबसे पहला लिखा है चमक, लस्टर इंग्लिश में कहते हैं, चमक समझ रहे हैं आप। कठोरता, हार्डनेस, ये दबाने पे दब नहीं रहा, ये कठोर है ना। और कि रबड़ का चीज दबाने पे दब जाता है वो मुलायम है, स्पंज को दबाने पे दब जाता है वो मुलायम है। आगे आघात वर्ध्य, आघात वर्ध्य का मतलब आघात मतलब पीटना और वर्ध्य मतलब बढ़ना, जो पीटने में बढ़ता है वही आघात वर्धनीयता कहलाता है। आगे है तन्यता, तन्यता यानी कि तानने में बढ़ने वाला जो गुण होता है वो तन्यता कहलाता है। आगे है उष्मीय चालकता, यानी कि उस ऊष्मा का चालन कैसे होता है, गर्मी पास करती है कि नहीं करती है, करती है तो कितनी पास करती है, कैसे पास करती है। आगे है विद्युत चालकता, विद्युत चालकता का मतलब कि बिजली कैसे पास करती है। आगे है ध्वनि, आवाज, ये आवाज निकल रहा है ना, उससे पढ़ना है कि आवाज उसमें से निकलता है कि नहीं निकलता है। आगे है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक क्वथनांक तो आप 9th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं कि एक टेम्परेचर जिससे पदार्थ गलना स्टार्ट करे वो गलनांक हो गया, एक टेम्परेचर जिससे पदार्थ हवा बन के उड़ना स्टार्ट करे वो क्वथनांक हो गया। तो हम एक बार परिचय आपका करा दिए, इसका मतलब ये नहीं कंप्लीट हो गया, हम बोर्ड से हटाने जा रहे नहीं, इसका हम एक डिस्क्राइब करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। चमक से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला नंबर होगा चमक पे बात करेंगे कि धातुओं में चमक की स्थिति क्या होती है। तो धातु में चमक की बात की जाए तो सामान्यतः सभी धातुओं में चमक होती है, सभी धातु चमकते हैं। आप परमाणु की संरचना अगर आप पढ़े होंगे ना क्लास 9th में, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को भीख मांगते हैं, लेते हैं। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ होते हैं धातुओं के पास किसी को देने के लिए। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो सूर्य से प्रकाश जहां से मिलता है, कोई भी प्रकाश आता है तो उस प्रकाश को ये अवशोषित करते हैं। जब प्रकाश को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यही प्रकाश के अवशोषण के साथ और ऊष्मा जब उत्पन्न होती है तो प्रकाश उससे उत्सर्जित होता है और धातु अपने आप चमकता है। चमक होता है सामान्यतः सभी में, होता क्यों है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो कि प्रकाश को उत्सर्जित करके पुनः उत्सर्जित करते हैं तो वो चमकता है। अब आप कहेंगे कि धातु तो लोहा भी चमकता नहीं है, हमारे घर में तांबा का एक लोटा वो चमकता नहीं है, क्यों नहीं चमकता है। धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं, पहला चैप्टर में आपको बताया गया था संक्षारण के बारे में। खुली हवा में छोड़ दीजिएगा तो ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से या आर्द्रता पानी से रिएक्शन करके कुछ बना लेता है, ऑक्साइड बनाता है या सल्फाइड बना लेता है या कार्बोनेट बना लेता है। ये बना के उसके ऊपर ही चिपक जाते हैं, चिपकने के कारण उसमें चमक नहीं होता है। चमकने की बात कही जाए तो सबसे अधिक सोना चमकता है। सोना इसलिए चमकता है कि संक्षारण उसमें नहीं होता है। अगर कोई धातु नहीं चमक रहा ना, तांबा का लोटा घर में रखे, पूजा पाठ में बहुत यूज करते हैं लोग, चमक नहीं रहा तो उसको रगड़िए ना पहले श्रेष्ठ पुत्र से, सीरीज कागज से लाकर रगड़िए, चमकना स्टार्ट कर देगा वो। तो धातु अगर नहीं चमक रहा तो उसको साफ कीजिए, निश्चित ही चमकेगा वो, क्योंकि वो रिएक्शन करके ऑक्साइड सल्फाइड या कार्बोनेट बना करके उस पर छाप देता है, इसी के लिए चमकता नहीं है। मिला जुला के अंत में हम क्या कहेंगे, सामान्यतः सभी धातुओं में चमक होती है। चमक क्लियर हो गया, चमक हमने क्लियर कर लिया। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज जरूर करेंगे, अगले एपिसोड में उसको क्लियर किया जाएगा। हम सेकंड नंबर पे चलते हैं, कठोरता पे। कठोरता क्या होता है? कठोरता का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को दबाने पे नहीं दब रहा तो कठोरता सामान्यतः समझने के लिए। तो धातु में एक पारा धातु है,
पारा। इसका एक और नाम मरकरी भी होता है, धातु ही है मरकरी। इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रार्जियम, जिसका संकेत होता है Hg। ये पारा जो होता है ना, धातु में एक स्पेशल ऐसा धातु है जो बहता है। धातु का सब गुण है, धातु ही है, धातु का जितना गुण बताएंगे सब इसमें है, लेकिन धातु ये बहने वाला धातु बहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी के जैसे होता है। दिखा दें कहाँ होता है? थर्मामीटर देखे हैं? बुखार जब लगता है तो यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं थर्मामीटर। जब गर्म होता है आपका शरीर तो ऊपर बढ़ता है, वो धातु ही होता है। आपकी गर्मी से ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब धातु है, क्योंकि धातु ही ऊष्मा का संचालन करता है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो बहता है, तो वो तो कठोर होगा नहीं भाई। जब ऐसे ही बह रहा है तो कठोर क्या होगा? उसको जितना दबाएगा दब जाएगा। बाकी इसको छोड़ के सभी धातुएं कठोर होती है, सभी धातुएं कठोर होती है पारा को छोड़ करके। अब कठोरता की बात की जाए तो किसी कठोरता थोड़ी सी अधिक होती है, थोड़ी सी किसी कठोरता थोड़ी सी कम होती है। सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, कठोर होता है, लेकिन इसको चाकू से काट सकते हैं आप। मोम अगर हो, मोम भी कठोर होता है, कठोर नहीं होता, दबाने पे दबता है। तो दबाने पे दब रहा है इसका मतलब कठोर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, कठोर तो है, प्रेशर करके दबा रहा है तब न दब रहा है। मोम को चाकू से आप काट सकते हैं, लेकिन ऐसा सिंपली दबाइएगा तो नहीं दबेगा। उसी तरीके से लिथियम, पोटेशियम और सोडियम धातु हैं तीन। लिथियम, ये तो 9th में आप संकेत पढ़ लिए होंगे, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये धातु कठोर होते हैं, लेकिन कठोरता इनकी बहुत अधिक नहीं होती है, मुलायम होते हैं। ये मुलायम होते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। 3-4 जिन्हें आप पढ़ने देख लीजिए, सामान्य तो सभी धातु कठोर होती हैं पारा को छोड़ के। उसके बाद लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातुएं होती हैं जो मुलायम होती हैं, उनको चाकू से काटा जा सकता है। इनको छोड़ के लगभग सभी धातुएं अपने आप में कठोर होती हैं। तो हमने कठोरता समझ लिया, कोई दिक्कत मैसेज नहीं, बताएंगे हम आपको। आगे है आघातवर्ध। आघातवर्ध कहिए या आघातवर्धनीयता कहिए, इंग्लिश में मैलाबिलिटी कहिए। इसका मतलब होता है आघात मतलब पीटना, वर्ध मतलब बढ़ना। जो चीज पीटने पे बढ़े, पीटने पे बढ़ने वाला गुण ही आघातवर्ध्यता कहलाता है। आघातवर्ध की बात अगर कहा जाए तो लगभग सभी धातुएं आघातवर्ध होते, पीटने पे बढ़ते। उसमें कोई ज्यादा आघातवर्ध होता है, उसमें कोई कम आघातवर्ध होता है, लेकिन आघातवर्ध होता है सब। सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, ये सब के सब आघातवर्ध होते हैं। अब आघातवर्धनीयता का पता कैसे लगाया जाए? सबसे अधिक अगर कोई आघातवर्ध होता है ना तो सोना होता है। इसको पीट करके आप 0.0004 mm पतला चादर बना सकते हैं। चादर का मतलब ये पीस देख रहे हैं ना, इसकी मोटाई 1 mm कितना होता है? स्केल उठाइएगा ना, उसका 2 पतला वाला लाइन, 1 से 2 के बीच में नहीं, यहां से यहां तक नहीं, 2 को पास में जो पतला लाइन होता है उसको हम 1 mm कहते हैं। उतनी दूरी को 1 mm कहते हैं। उतने दूरी को आप इतना जगह बांट दीजिए, 10,000 जगह बांट दीजिए, तब लगभग 10,000 कहा जा रहा है इसमें 0.004 mm, यानी कि उसका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4,000 गुना और पतला कर दीजिए। इसका 4,000 गुना और पतला कर दीजिए, उतना पतला सोना का चादर बना सकते हैं। इसीलिए तो सोना का हम गहना बनाते हैं। 10 ग्राम में सब कुछ हो जाता है, गले का चैन भी हो जाता है, नाक का वो नथिया भी हो जाता है, कान का टॉस भी हो जाता है। तो सोना बहुत अधिक आघातवर्ध होता है। इसको पीट करके इतना से 4,000 और पतला, 4,000 गुना और पतला आप चादर बना सकते हैं। सोना और चांदी दोनों को कहा जाता है कि सोना चांदी सबसे आघातवर्ध होते हैं। यही कारण है कि सोना और चांदी से हम गहना बनाते हैं। सभी धातुओं की बात की जाए, सभी आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। सोना और चांदी के बाद अगर चर्चा किसी का आता है तो एल्युमिनियम का आता है। बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएंगे
तो आपको एक उजली पन्नी में रोटी लपेट के देता है, देखे है ना, उजली पन्नी में सिल्वर का, वो सिल्वर नहीं, इसका एल्युमिनियम का ही होता है। धातु भी है, गर्म रहता है, कागज तो है नहीं, और उसमें अच्छा रहता है, प्रोटीन भी। देखिए कितना पतला बनाया गया है, उसके कागज की वजह से पतला हो गया, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम का पन्नी बनाया जाता है, तो आप इससे क्या पता लगता है कि एल्युमिनियम भी बहुत बढ़िया आघातवर्धनीय है। सोना चांदी तो और आघातवर्धनीय है, और भी धातु है लेकिन थोड़ा इससे कम है। तो ये हम आघातवर्धनीयता पढ़ रहे थे। आगे है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि तानने पे बढ़ने का जो गुण होता है ना, तानने पे बढ़ने का जो गुण होता है वही तन्यता होता है। तन्यता किसका कितना होता है उसको अगर बात कहा जाए तो सबसे अधिक आघातवर्धनीयता में एक नंबर में कौन है? सोना। ठीक उसी तरीके से तन्यता में भी एक नंबर पे है सोना। कुछ धातुएं अधिक तन्य हैं, कुछ धातुएं बहुत कम तन्य हैं। सोना के तन्यता के बारे में कहा जाता है कि मात्र 1 ग्राम अगर सोना होना तो उसको तान करके 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम समझ लीजिए कितना हल्का वजन होगा। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच करके बनाया जा सकता है। तो सोना चांदी ये दोनों सबसे अधिक तन्य होते हैं। प्लेटिनम और तांबा भी इससे तन्य होते हैं, लेकिन सभी की तन्यता एक बराबर नहीं होती है। अपवाद में एक बिस्मथ है जिसमें तन्यता बहुत कम होती है। अब तन्यता के कारण ही धातुओं को अलग अलग आकृति दी जा सकती है। तन्यता का गुण है कि पीट करके गोल, चौकोर, लंबा, बड़ा, छोटा, टॉप्स के मॉडल का, नथिया के मॉडल का, चेन के मॉडल का बना लेते हैं, पायल के मॉडल का बना लेते हैं। क्यों? तन्यता है, खींच करके कैसे भी तार से बना सकते हैं। आगे है हमारा उष्मीय चालकता। गर्मी को पास करने का जो गुण होता है कि एक तरफ गर्म की दूसरी तरफ भी गर्म हो गया है, उसको हम उष्मीय चालकता कहते हैं। उष्मीय चालक तो पहले ही कहा गया है कि जितने भी धातुएं होते हैं वो उष्मा का सुचालक होते हैं, यानी कि उष्मा का चालन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब कहा जाए कि उष्मा का चालक सबसे बढ़िया कौन होगा, तो तांबा और चांदी दोनों उष्मा का बहुत बेहतर चालक है। 2 जगह आग जलाइए, एक चांदी का छड़ एक लोहा का छड़ लगाइए, दोनों हाथ से पकड़े रहिए, बड़ा बड़ा छड़ होगा। सबसे पहले चांदी वाला से हाथ आपका जलना स्टार्ट कर देगा, लोहा थोड़ा देर से, क्योंकि चांदी सबसे अधिक सुचालक होता है। चांदी और कॉपर उष्मा के सबसे बेहतर चालक है। सीसा और मरकरी उष्मा के सबसे कम चालक होते हैं। उष्मा के सबसे कम चालक होते हैं कौन? शीशा और मरकरी। मरकरी वही जो थर्मामीटर में यूज किया जाता है, और शीशा लेड पलम्बम कहते हैं, उसका साइंटिफिक नाम होता है। ये दोनों के दोनों उष्मा के सबसे कम चालक है। यही कारण है, उष्मा की चालकता के कारण ही हम बर्तन धातु का बनाते हैं। देखिए कितना बेहतर तरीका है। अगर किसी चीज को पकाना हो तो सीधे आग में डालना पड़ता है, आग का राख उसमें लग जाता है। पहले के जमाने में जब पकाते थे, मांस लोग पका के खाते थे, मांस को सीधे आग में डालेंगे, आग में कुछ उसमें कचड़ा लग जाएगा। धातु के बारे में जब हमने जाना तो हमने देखा कि धातु के बर्तन में रख के फ्रेश भी रह जाता है हमारा मटन, चिकन या कोई भी चावल, दाल, सब्जी, और पक भी जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से गर्म करते हैं, गर्मी को पास कराता है वो धातु। दूसरा चीज का बर्तन हम बना लेंगे, गर्मी पास ही नहीं कराएगा, खाना हमारा बनेगा, और धातु को या धातु का यूज करने से तो धातु उष्मा को पास कराता है। इसीलिए जितना भी खाना पकाने वाला बर्तन होता है धातु का बनाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं। अब थोड़ा सा बैक साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। बाकी हम लोग का 3 भौतिक गुण बच रहा है। विद्युत चालकता, ध्वनिक, गलनांक और क्वथनांक। पहले इन चीजों में जो 5 पढ़ाया गया है, 5 में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें आप बताइए। बाकी 3 के लिए कल हम चर्चा करेंगे, कल बेहतर चर्चा होगी। हम धातु के रासायनिक गुण पे भी चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।